खुशामदीद इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में हूँ आसिफ रशीद। 8:35 हो गए हैं। हम और आप सब 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा इस प्रोग्राम का हिस्सा रहता है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो इन मौज़ूआत के साथ आप लोगों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल सेगमेंट होता है, उसमें आपकी बात, आपके सवालात, उनका जवाब मेहमान की नज़र से ज़रा देखने और तलाशने की कोशिश रहेगी। वो सिलसिला आज हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़े ब्रेक थ्रू इस वक्त न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि सरहद के उस तरफ भी हो रहे हैं, उस ताल्लुक से बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह की चंद बड़ी और अहम तरीन खबरें या मालूमात आपके सामने इस प्रोग्राम में अव्वलीन तरजीहात हमारी रहती हैं कि आप तक पहुँचे, और आज भी हमारी तरजीह में ये शामिल है। साथ साथ दीगर कुछ खबरें भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बैक टू बैक कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं, इस ताल्लुक से बात होगी। साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर के लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी। हालांकि हिस्ट्री ऑफ द डे में हम आपको बताएंगे कि अहम तरीन वाक़यात या बड़ी घटनाएं क्या हैं, मगर उसके अलावा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़े इजलास, अहम तरीन मीटिंग्स और बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। न सिर्फ टीवी पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। एक एक करके मौज़ूआत की तरफ थोड़ी देर में चलेंगे। उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, और ये बताएंगे ज़हूर मेरे साथ मौजूद हैं कि 20 तारीख हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्यों है। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, आज के दिन की क्या अहमियत है, कौमी और आलमी सतह के चंद अहम वाक़ात है जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज 20 जनवरी है 2025 और सोमवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है आलमी और कौमी सतह पर, वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1892 में दुनिया का बास्केटबॉल का पहला खेल आज ही के दिन खेला गया था। बास्केटबॉल के हवाले से आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। 1920 में अमेरिका में सिविल लिबर्टीज़ एसोसिएशन का क़याम आज के दिन अमल में लाया गया। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। और 1925 में जापान और सोवियत यूनियन के दरमियान ताउन का मुआहिदा हुआ। एक तरीके से अमन का मुआहिदा आज के दिन हुआ था इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और 1942 में आज ही के दिन जापान ने बर्मा पर हमला किया। जंग की शुरुआत बर्मा और जापान के दरमियान आज के दिन शुरू हुई थी। 1950 में जनूबी अमरीकी मुल्क सूरीनाम नीदरलैंड से आज़ाद हुआ। आज़ादी आज के दिन हासिल की थी। और 1887 में आज के दिन अमरीकी सेनेट ने पर्ल बहरी अड्डा बनाने की मंजूरी दी। ये अड्डा आज के दिन इसकी बुनियाद रखी गई। 2007 में आज के दिन अफगानिस्तान में फ्रंटियर गांधी के नाम से मंसूब एक म्यूज़ियम कायम किया गया। एक तरफ से महात्मा गांधी को खराज अकीदत था। और 1968 में इराक के सदर आरिफ को आज के दिन उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया था। 1971 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तौर पर उभरना, यूटी के तौर पर आज के दिन ये उभरे थे। और 1972 में आज के दिन हिंदुस्तानी रियासत मेघालय का क़याम आज के दिन अमल में आया है। आज के दिन ये रियासत वजूद में आई है। और 2003 में आज के दिन अलजायर में बागियों के हमले में तकरीबन 50 फौजी मारे गए। ये वाक़ा भी आज के दिन पेश आया है। और 2006 में नेपाल और भारत ने ट्रांजिट मुआहिदे में 3 माह की तोसी की। इस मुआहिदे को बढ़ा दिया गया था। ये भी आज के दिन हुआ था 20 जनवरी 2006 में। ये कुछ अहम पेशरफ्त हुई है आज के दिन में। और कौमी और आलमी सतह के चंद अहम वाक़ात थे जो हमने एक एक करके आपके सामने रखे। और बात अब आज के दिन के हवाले से करते हैं। और सबसे पहले बात गज़ा की, क्योंकि गज़ा में जहां कुछ दिनों पहले हमलों की खबरें आ रही थी, लेकिन अब फ़िज़ा खामोश है। एक तरफ से खुशी का माहौल है क्योंकि जंगबंदी का आगाज़ कल से बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है। और ये जंगबंदी में अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि जो यरगमाल बनाए गए थे, कैद बनाए गए थे, उनको भी अब रिहा करने का सिलसिला जारी है। गज़ा के लोग अब अपने प्यारों से मिल रहे हैं जो हमास या इजराइल के ज़रिए यरगमाल बनाए गए थे, कैद किए गए थे। अब एक एक करके उनको छोड़ा जा रहा है। इन यरगमालियों में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कुछ सिक्योरिटी के एहलकार हैं। लेकिन अब एक तरफ से जज्बाती मनाजर वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो लोग जो अपने प्यारों से दूर थे, बिछड़ गए थे,
अब उनको एक एक करके रिहा किया जा रहा है। तो एक तरफ से ये अहम पेशरफ्त इस जंगबंदी में हुई है। बड़ी बात यह है कि 15 महीनों की तवील जंग और सख्त तकलीफ के बाद बिलाखिर वो तमाम लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद किसी एग्रीमेंट पर पहुंचेंगे और उनकी रिहाई मुमकिन होगी, तो जंगबंदी मुआहदे के तहत इजरायली जेल से फर्स्ट फेज की शुरुआत हो गई है। 90 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई हो चुकी है जो वापस गजा पट्टी या दीगर हिस्सों के अंदर पहुंच गए हैं। और गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत जो इजरायली कैदी छोड़े गए हैं उनकी तादाद 3 है। और ये पहली तस्वीर जहां पर जो हमास के लड़ाके थे उनकी तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले ये तमाम 3 लोग किए गए, और दूसरी तरफ 90 लोग जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हवाले किए गए इजरायली हुकाम की जानिब से। हमास की तरफ से जंगबंदी के तहत ये जब एतवार की शुरुआत हुई, एतवार को जंगबंदी की, तो दूसरी जानिब खान यूनिस और आसपास के इलाकों में हमले भी जारी हैं। 22 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तस्दीक भी कर दी गई है। अमल इस वक्त जारी है और इजरायली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के अलावा वो लोग भी इस वक्त लिस्ट में शामिल किए गए हैं जो मुख्तलिफ केसेस में सजाएं काट रहे थे। फलस्तीनी कैदियों की तस्दीक का अमल और साथ साथ दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो 7 अक्टूबर के बाद हमास अपने साथ ले गया था उन लोगों को भी रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया। कैदियों का मगरबी किनारों पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया सरकारी तौर पर भी रिपोर्ट्स, और ये 3 खवातीन हैं जिनको सबसे पहले फेज में छोड़ा गया है। खौफनाक मनाजिर अब तक हिरासत के दौरान दोनों तरफ से देखे गए, और ये वो फलस्तीनी जो कई बरसों की सख्त तकलीफ और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद वापस इजराइल से अब फलस्तीन चले गए हैं। 4 यरगमाली रिहा होंगे इजरायली मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते 25 जनवरी को, जहां पर कैदियों का नेक्स्ट तबादला होना है। और इसके अलावा हमास के कारकुन सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियोज में हमास के मज़ाहमतकार बाज़ाब्ता तौर पर पिकअप ट्रकों में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि शायद सूरत हाल मजीद तब्दील तो हो लेकिन उतनी बेहतर ना जितनी 7 अक्टूबर से पहले थी। इजरायली मीडिया ये भी कहता है कि हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म होती और गजा का इंतजाम संभालती नजर आ रही है, जबकि गजा में अमन व अमान की बहाली करने में हमास की पुलिस आगे आगे नजर आ रही है। और अपने तबसरे में यह भी कहा गया है कि फलस्तीनी मीडिया जंगबंदी को हमास की फतेह के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। और इजरायली फौज ने हमास के 20 बटालियंस खत्म की लेकिन वो तबाह नहीं हुई। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि 15 महीने से मुसल्लत इजरायली जंग में फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद हुए और 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। हजारों लापता हैं और कई लोग शायद मलबे के नीचे दबे हों। इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं। जब काम वहां पर शुरू होगा, बाज़ाबादकारी का नए सिरे से डेवलपमेंट का काम होगा, तो शायद उसके बाद कई और लोगों की लाशें मिले। इस ताल्लुक से अपडेट साथ साथ आती रहेंगी। बहरहाल पहले जत्थे को जब दोनों तरफ से छोड़ा गया, पहला काफिला या काफिले की शक्ल में ये लोग रवाना हुए। खवातीन जो 3 पहले ग्रुप में शामिल थी वो हमास ने इजराइल अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। बीच में चूंकि मीडिएटर के तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है तो उसके हवाले, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि 90 फलस्तीनी जो मुआहदे के तहत वापस इजराइल के इलाकों में पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में गजा के अंदर हमास एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभालता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात ऑपरेशंस के ताल्लुक से हो रही है तो सीधा मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। और 12 घंटों से एक ऑपरेशन चल रहा है। शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं। वादी कश्मीर के शुमाली इलाके में सोपुर में गुजरपति इलाके में देर रात जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। और जालूरा इलाके के गुजरपति के मकाम पर जो ऑपरेशन चल रहा था, इतलात के मुताबिक 2 मिलिटेंटों के महसूर होने की इतलात के बाद और यहाँ पर एक हाइड आउट भी जिसको बस्ट करने की तस्दीक खुद पुलिस और फौज की जानिब से की गई। इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए इलाके में सख्त ऑपरेशन, ये रात की एक तस्वीर आपके सामने, इसके अलावा हाइड आउट और आसपास के इलाकों को जब खबर यहाँ थी कि फायर ओपन हुआ, जवाबी कार्रवाई भी की गई और मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक कभी हुई नहीं है। लेकिन गुजरपति के इस मकाम पर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर सोपुर की आपको दिखाएंगे। सुबह जब ऑपरेशन चल रहा है तो इस इलाके के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ये वो हाइड आउट की तस्वीर, एक्सक्लूसिव विजुअल गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां से एक्चुअली इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, ये कंफर्मेशन की गई। और ये तस्वीर सुबह की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट और मोहम्मद यूनस मौके पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले डेफर्ड विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। इलाके में बिल्कुल खामोशी है और ऑपरेशन ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का
फौज के साथ इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है। बख्तरबंद गाड़ी इलाके के अंदर मौजूद नजर आ रही है। माइनस टेम्परेचर, शदीद किस्म की ठंड, और इसके बावजूद भी इस इलाके में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 2 मिलिटेंट, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई कि 2 बड़े कमांडर्स हो सकते हैं जिनकी चूंकि गैर मुसद्दिक़ा इतलात थी इस इलाके के अंदर, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन अभी जब आपको अपडेट हम कर रहे हैं, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया था। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ। किसी तरह के नुकसान इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक या इस तरह की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ इरशाद भट्ट इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद ये बताइएगा, क्या एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है इलाके के अंदर? ऑपरेशन के ताल्लुक से तकरीबन 12-13 घंटे बीत गए हैं। ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन तक महदूद है या एनकाउंटर में तब्दील होने के बाद दोबारा से इलाके के अंदर खामोशी है? देखिए, आज से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि इस इलाके से चंद कदम के दूरी पे ये जो इलाका है जालूरा का, जो गुजरपति का इलाका, जहाँ पे इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है उसको सख्त किया गया है। क्योंकि देखा जाए 1-2 दिनों से लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कल जो है शाम देर गए जो कांटेक्ट हुआ, हालांकि जो इस जंगलात के जो अहाते में यानी कि हेड आउट था जो कमिन का था, वहाँ पे कुछ चंद मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ से भी फायरिंग हुई, वहाँ से भी रिलेटेड जो फायरिंग की गई। इसके नतीजे में जो है अभी तक किसी के जख्मी या मारे जाने की कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि कल जो है ये खबर आ रही थी, एक मिलिटेंट की जो मारे जाने की खबर आई है। फिलहाल हमने भी कंफर्म किया और बाकायदा तौर पर उसके बाद जो है पुलिस जराई के साथ फौज के जराई के साथ हमने बात की, तो उनका ये कहना कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल कल शाम देर गए ये जो ऑपरेशन है ये हॉल्ट पे रखा गया था, क्योंकि अंधेरे की वजह से काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को। इसमें जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपी, एसओजी या दीगर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पे आए हैं। और देखा जाए कल से ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की जो नाकाबंदी यहाँ पे की गई, और बाकायदा तौर पर यहाँ से चंद कदम के दूरी पे ये जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। रात देर के इरशाद ये खबर मिल रही थी कि शायद एक बड़ी मिलिटेंट तंजीम के 2 टॉप कमांडर्स जो काफी वक्त से एक्टिव रहे हैं नॉर्थ और साउथ कश्मीर के अंदर, वो इलाके के अंदर शायद महसूर हुए हैं। क्या इसकी कंफर्मेशन मकामी पुलिस या फौज या बाकी अथॉरिटीज की तरफ से की गई? और ये जो इतलात थी कि हाइड आउट बस्ट किया गया, वहां से कुछ चीजें बरामद हुई, कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली? अभी इस वक्त हम स्पॉट पे मौजूद है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस के साथ भी बात की, तो उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन है ये इस वक्त जारी है, क्योंकि अंदर इस हेड आउट में और मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे सर्च जो है उसको सख्त किया गया है। सर्च जो है इस वक्त लगातार जारी है। जो ही ये कंक्लूड ये ऑपरेशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा कितने मिलिटेंट की मौजूदगी थी और कितने वहाँ पे मारे गए। फिलहाल इस वक्त ये जो ऑपरेशन है इन जंगलात में, यानी कि ये जो फॉरेस्ट का इलाका है वहाँ पे लगातार जारी है। इरशाद, जहाँ आप मौजूद हैं एक वसी ऑपरेशन, दाएं बाएं फोर्सेस इस वक्त मसरूफ नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो हाइड आउट की खबर थी ये एग्जैक्टली क्या लोकेशन, रिहायशी इलाका या जंगलात बताया जाता है? देखिए, बिल्कुल ये गुजरपति का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, यानी कि ये जो बेल्ट है ये बांडीपोरा से कनेक्ट होता है और यहाँ से दूसरे रास्ते से ये कुपवाड़ा या हंदवाड़ा से कनेक्ट होता है। और इन्हीं जंगलात के बीच में ये जो हेड आउट जो है कल देखा गया, उसके बाद जो है वहाँ पे गोलियां भी चली और देखा जाए इसमें किसी मारे जाने की कोई खबर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये अभी थोड़ी देर के बाद ही क्लोज होगा, हालांकि उसके बाद जो है पूरी तरह से डिटेल सामने आएगी। इरशाद, जिस तरह से हमने कल देखा कि पहले जो हाइड आउट है उसको बस्ट किया गया, फिर खबर आई कि मिलिटेंटों से राब्ता हुआ है, गोलियां चली है, उसके बाद अब तक क्या दोबारा मिलिटेंट से कोई राब्ता हो पाया है? और क्या ये सिर्फ 2 ही मिलिटेंट यहाँ पे हो सकती है या तादाद ज़्यादा भी हो सकती है? देखिए सूर, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है इस हेड आउट में तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी थी। हालांकि देखा जाए वहाँ पे जो हेड आउट है इसके आसपास जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो इस वक्त जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसमें जो गश्त कर रहे हैं, हालांकि देख रहे हैं इसमें और कोई तो नहीं है। लेकिन देखा जाए आज सुबह सवेरे
लाइट आने से पहले जो है यहाँ से कुछ फायर जो है वो खोले गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने इरशाद से, भट्ट, वहां से रात के जो है वक्त में जब रेजिडेंट। ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया था लेकिन मूवमेंट भी काफी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, नकलो हमल अभी भी महदूद है या इलाके के अंदर सरगर्मियां आसपास दोबारा शुरू हो रही हैं? देखिए, नॉर्मली अगर से देखा जाए यहाँ पे इस इलाके में लोग इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि मामूली तौर पर जो है लोगों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे यहाँ पे इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाका है, रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ ये जो जंगलात हैं जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है, चंद किलोमीटर के यानी कि 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ये फासला है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसमें बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ ने जो है मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बहुत बहुत कितना शुक्रिया टाइम इरशाद, लगेगा इस तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें सोपुर की आपके सामने, जहां इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है और तकरीबन 6 साढ़े 6 के आसपास जब ऑपरेशन इस इलाके के अंदर शुरू हुआ था तो शुरुआती लम्हात ये थे कि इलाके के अंदर रूटीन वाइज शायद चेकिंग हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 2-2.5 घंटों के बाद ये तस्दीक हुई कि एक इलाके के अंदर जो हाइड आउट है या कमीनगाह है मिलिटेंटों की, जहां वो पनाह लिए हुए हैं, इस तरह की खबर आई। और फिर रात में अंधेरा था, ठंड काफ़ी ज़्यादा, किसी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन से ऑपरेशन तो कंटिन्यू था। ऑफिशियली इसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया था लेकिन हॉल्ट पे रखा गया था और सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ। इरशाद सोपुर से हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलेंगे। मरकजी टीम पहुंच चुकी है, यूनियन टेरिटरी की टीम मौजूद मौके पर है। इलाके के अंदर खाना पीना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, नकलो हमल महदूद कर दी गई है, मकानात सील हैं, पल पल की निगरानी हर एक इलाके की एक दूर दराज गाँव की हो रही है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार, क्योंकि सफ़े मातम पूरे खित्ता पीर पंचाल के अंदर इस वक्त बिछी है। जैसे जैसे हम एक एक दिन गुजार रहे हैं कुछ बुरी खबरें आ रही हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शायद अंदाज़ा लगा पाना माहिरीन के लिए भी इस वक्त आप देखेंगे तो मुश्किल हो रहा है। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात, आप हमारे साथ रहेंगे। न सिर्फ खबर आपको ये बताएंगे बल्कि साथ साथ ये भी कि इसी इलाके से जहां अमवात हो रही हैं, अद्वियात का एक अंबार भी एक ऐसे इलाके में लगाया गया था जो अनएक्सपेक्टेड था। मकामी लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। डिटेल्स ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात अब उस इलाके की करेंगे, उस इलाके की करेंगे जहां पर क़यामती सुगरा टूट पड़ी है। राजौरी का बुढ़हाल इलाका, जहां पर अमवात का न थमने वाला सिलसिला जारी है और कल और एक बच्ची की जान चली गई है, जिससे अमवात की तादाद अब 17 तक पहुंच गई है। ये पूरा इलाका जहां पर इस वक्त फ़िज़ा खामोश है, हर आंख नम और हर ज़ुबान खामोश है। और एक तरफ से जहां इसको लेकर पूरे इलाके में या पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मुल्क में गम और साफ़ी मातम का माहौल है, तो दूसरी तरफ कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। और एक बच्ची की जान चली गई है, जिससे अब हलाकतों की तादाद 17 तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद असलम की एक और बच्ची यास्मीन अख्तर, इसका नाम बताया जा रहा है, जो जम्मू अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और वहाँ पर ये इंतकाल कर गई है। यास्मीन अख्तर मोहम्मद असलम के 6 बच्चों में से आखिरी बच्ची ज़िंदा थी, जो अब बीमारी के बायस चल बसी है। इधर आपको बता दें कि जो मरकज़ की जानिब से टीम तश्कील दी गई थी, वो भी इलाके में पहुंच गई है और वहां पर उन्होंने भी अपनी तरक्की से जो तहक़ीक़ात है वो शुरू कर दी है। साथ ही साथ एक जो वहां पर चश्मा था, क्योंकि तहक़ीक़ात चल रही है, तिबी टीमें वहां पर खेमा जन हैं और पुलिस की टीमें खेमा जन हैं, और वहां पे पाया गया है कि जो चश्मा था वहां पे जहां से लोगों को पानी सप्लाई कर रहा था, उसमें इंसेक्टिसाइड्स पाए गए हैं। जहरीला चश्मा इसे करार दिया गया और फिलहाल इस चश्मे को बंद कर दिया गया है। ऑर्डर्स आपके सामने हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर चश्मा और या इससे पानी लेने के लिए किसी को भी इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। फिलहाल बंद है जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो और गांव का चश्मा जिसका पानी इस्तेमाल भी हो रहा था वो जहरीला करार दिया गया। दूसरी बात ये कि जो मरकज़ी टीम इस वक्त है, जो बैन वजारती टीम है, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर आज ज़िला इंतज़ामिया के साथ मीटिंग होनी है, जो कल यानी एतवार के रोज़ ही राजौरी पहुंच गई थी। और अब तक जिन लोगों की अमवात हुई हैं, इनमें 15 साल की यास्मीन को आप इंक्लूड कर लेंगे, जो 12 तारीख को अस्पताल पहुंची थी। उसकी मौत के साथ पिछले 7 दिनों के दौरान 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जट्टी बेगम 2 दिन पहले चल बसी। जो सेंट्रल टीम है, जिसमें जीके गर्ग हैं, डायरेक्टर JKL अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजौरी वो देर रात पहुंच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज मीटिंग है। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, एडिशनल DC RK थापा, SSP राजौरी गौरव श्रीवाकर और इसके अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर राकेश मगोत्रा, प्रिंसिपल GMC राजौरी डॉक्टर AS भाटिया, HODs हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के GMC राजौरी के, चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी हैं डॉक्टर ML राना, हेड ऑफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट राजौरी और बाकी कई सीनियर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं। फीडबैक उनसे भी लिया जा रहा है, ये जो पुरस्कार अमवात हुई हैं, और इन सब के बीच में पुलिस अथॉरिटीज़ भी अपनी जगह लगी हैं। SIT जो 4 रोज़ पहले तश्कील दी गई थी, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं SP ऑपरेशंस राजौरी वजाहत हुसैन, वो भी मुसलसल इस गांव के अंदर मौजूद हैं। और ख़बर यह है कि वो कल जब वापस आए तो तब तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी। सीधा राजौरी चलेंगे, आज भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहने वाली, और ये तस्वीरें हैं उस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की, जहां पर मौसूला इतलात के मुताबिक एक तो जो चश्मा जहरीला करार दिया गया है, वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई नकलो अमल ना हो। और दूसरी बात, जो रास्ते गांव को कनेक्ट करते हैं वहां पर फौज को इस वक्त तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा सीरियस कंसर्न इस वक्त हुकूमत के मुताबिक ये है, तो किसी तरीके से कोई ढील ना दी जाए। फोर्सेस इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, 17 अमवात और 7 दिनों के अंदर 8 लोगों की जान चली गई है। हुकूमत इस नतीजे पर पहुंचने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी कि अमवात की असल वजह क्या है। ये जो 12 घंटों के दौरान इतलात हैं कि सैंपल्स लिए गए हैं, चश्मा बंद किया गया, फौज और पुलिस तैनात की गई, काफ़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं इलाके के अंदर, और आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। मरकजी जो बैन वजारती टीम है वो भी इस वक्त राजौरी के अंदर मौजूद है, और लेट इवनिंग कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी पहुंचे हैं। ये सब आज दिन में क्या करने वाले, और एक्सपेक्ट करें कि आज पीर का दिन इसलिए काफ़ी अहम हो, कम से कम कोई क्लू, कोई इस तरह का एविडेंस मिले, या फिर पूछताछ के बाद कोई ऐसी बात सामने आई हो, पता चल सके कि मुतासरा गांव के लिए और इस सूरत हाल में डालने के लिए असल में जिम्मेदार है कौन। जमशीद,
आसिफ, बिल्कुल, जहां तक इस इलाके की बात करें, क्योंकि जिस तरह अमवात का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मरकज सरकार भी पूरी तरह हरकत में है, क्योंकि ये मामले में दिन ब दिन नए नए मोड़ और नई नई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इन बातें या जो मामले सामने आ रहे हैं, इनका ऑफिशियल तौर पर किसी तरह की कोई तस्दीक नहीं की गई है, मगर बहुत सारी चीजें और मजीद नई सामने आनी। कल जहाँ एक और बच्ची ने दम तोड़ा, मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंची, जहाँ खाने पीने की अशिया के सैंपल के साथ पानी के सैंपलों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिला। हालांकि जिस चश्मे के हवाले से ये बात सामने आ रही है, इस चश्मे को पहले भी इसकी जांच की गई थी, उसके बाद भी अब इसकी जांच दोबारा की गई है। इस तरह की खबरें लगातार गर्दिश कर रही हैं और इस इलाके में पहले से ही सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी। इन लोगों के खाने पीने की अशिया को भी जब्त कर लिया गया था और खाने पीने की अशिया भी जो भी इंतजामिया की तरफ से फराहम की जा रही है वही दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मरकज की तरफ से होम मिनिस्टर की जेर निगरानी बनाई गई टीम भी राजौरी पहुंची है, जिसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इनकी टीमें भी रात को राजौरी पहुंची हैं और वो भी बढ़ाल कर रुक कर चुकी हैं और इस तरह वो भी अब अपनी जांच शुरू करेंगे। दूसरी तरफ सिट के हवाले से, जराये के हवाले से खबर जरूर सामने आ रही है कि सिट की तरफ से कोई पेशरफ की गई है। इस तरह की खबरें जरूर सामने आ रही हैं। इससे हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर सिट की तरफ से कोई पेशरफ हुई है तो आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों ही के अंदर भी ये मामला हल हो सकता है। जमशीद, ये जो चश्मा है जिसको अब जहरीला करार दिया गया है और फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ से जो पानी फराम किया जाता था, क्या सिर्फ इन्हीं 3 खानदानों को पानी फराम किया जाता था जो मुतासिर हुए हैं, या पूरे इलाके को यहाँ से पानी फराम किया जाता था? जहूर, बिल्कुल, ये चश्मे जो गांव के अंदर होते हैं, इसमें सिर्फ किसी के एक खानदान पर नहीं होते हैं। जिस चश्मे एक ओपन चीज है, कुदरती रिसोर्स होता है पानी का, इसमें से हर एक गांव का गुजरने वाला, वहां से गुजरने वाला भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की खबरें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको करार दिया गया है कि ये कैसे जहरीला हुआ और इसका पानी कितने लोगों ने और पिया होगा, ये बहुत सारी तहकीकात करने के बाद ये चीजें सामने आएंगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने जरूर आ रही हैं, मगर ऑफिशियल तौर पर कोई इसी तरह की कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई कि क्या इसी पानी से इन लोगों की जान गई है या किसी और वजह से जान गई है। क्योंकि इससे पहले भी जब इनके खाने पीने की अशिया को भी अगर जब्त किया गया तो इस गांव के अंदर पहले दिन से, जब से ये मामला सामने आया, उस दिन से पानी भी इंतजामिया की तरफ से टैंकर के थ्रू इन लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। खाने पीने की और तमाम अशिया को इंतजामिया की तरफ से इनको फराहम किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो भी तहकीकाती एजेंसियां वो हर चीज जांच कर रही हैं। अगर हालात इस कदर रहे कि आप मरकज से, जिस तरह होम मिनिस्टर की जेर निगरानी एक टीम भी यहाँ पहुंची है, इससे पहले कई टीमें ऐसी हैं जो यहाँ पर इस इलाके में जांच कर रही हैं, क्योंकि अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह कुल मिलाकर अगर इस वक्त तक हम देखें तो 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इनकी जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आया। 60 के आसपास लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला चला है। आज चौथा 5वां दिन है और खबर यह है कि वो भी सरकारी अकोमोडेशन में है, वहीं पर एसआईटी भी अपना काम कर रही है। कोई इस तरह का जवाब, कोई ऐसी बात जहां से ये निशानदेही हो सके कि कोई मशकूक चीज या शय थी जो परेशानी का सबब बन सकती थी गांव के अंदर, कोई इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। इन 60 लोगों से जो जवाब मिले हैं, क्या उस पर कोई पुलिस या पर्टिकुलरली एसआईटी को लीड करने वाले एसपी ऑपरेशन की तरफ से कोई लबकुशाई अभी तक की गई? अच्छा, बिल्कुल, इस मामले में कोई लबकुशाई अभी तक किसी की तरफ से नहीं की गई है। 60 नहीं बल्कि अब बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं। पहले दिन 70 से ज्यादा लोगों से इस वक्त तक पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई। हालांकि सीट की जहां तक बात करें, सीट जहां पहले दिन 11 रुकनी कमेटी तश्कील देगी तो उसमें मजीद अफसरान को भी शामिल किया गया, जिसमें राजौरी के कुछ अफसरान जो बाहर ड्यूटियां दे रहे हैं, चाहे जम्मू या दिगर इलाकों में, उनको भी यहाँ लाया गया, वो भी इस सीट में शामिल हुए हैं। इससे ये आप समझ सकते होंगे कि सीट पिछले कुछ दिनों से लगातार अपना काम कर रही है और हर एक शख्स से गांव के से पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है कि गांव के लोगों की तरफ से पूरा ताउन दिया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि गांव के लोग भी चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके कि कौन इसके पीछे है। अगर इस तरह को कोई पीछे या कोई साजिश है, अगर ये साजिश है तो ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको बेनकाब करने के लिए हर एक की तरफ से ताउन दिया जा रहा है, मगर अभी तक इस हवाले से ऑफिशियल तौर पर किसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं की कि आया कि कोई इसमें कोई चीज ऐसी पाई गई है या नहीं। सिर्फ एक डॉक्टरों की तरफ से जरूर एक बात कही गई थी कि नेरोटॉक्सिन जैसी कुछ चीज जरूर सामने आई है जो कुछ लोग जो बीमार थे, क्या उनकी तादाद है असल जो अस्पतालों तक भी पहुंचे या किसी की तबीयत खराब हुई मेडिकल चेकअप के लिए पहुंचे, वो असल तादाद उनकी क्या है? 2-4 लोग हैं या ज्यादा है?
आसिफ बिल्कुल टोटल अगर इसमें इस वक्त तक देखें जहां 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई और टोटल कुल मिलाकर इसमें 19 लोग इस वक्त तक बीमार हुए हैं। 19 में से एक फजल हुसैन की जो अहलिया थी वो वापस अपने घर लौट गई काफी देर इलाज के बाद, वो जम्मू जेर इलाज थी और उसके बाद वो जिंदी रही और वो अपने घर पहुंच गई। उसके बाद असलम की अहलिया जो वो भी पिछले 2-3 दिन से काफी बीमार है। मगर इसके अलावा कोई भी शख्स इस इलाके में इन 3 फैमिलियों के अलावा कोई इस तरह की सिम्टम किसी के अंदर नहीं पाए गए। हालांकि इंतजामिया की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम गांव के लोगों की जांच का सिलसिला भी किया गया है, मगर अभी तक कोई और मजीद इसमें ऐसा बहुत कोई केस शुक्रिया सामने नहीं जमशीद, आया। आप हमारे साथ रहिएगा। एक और खबर पे आपके पास आना है। फिलहाल राजौरी के अंदर हलाकतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है और एक और बच्ची की मौत के साथ ये तादाद 17 तक पहुंची। लेकिन एक अपडेट और भी राजौरी से आ रहा है, जहां पर सरकार की तरफ से फराहम की जाने वाली अद्वियात या जो मेडिसिन हैं वो एक ऐसी जगह से मिली है जिसने शक व शुबहात पैदा कर दिए। और राजौरी में अद्वियात का एक बड़ा जखीरा बरामद होने के बाद मकामी लोगों की शिकायत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सेहत की तरफ से भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई और खबर यह है कि बुडकनारी के गांव के आसपास अद्वियात का एक जखीरा मिला जो एक ऐसी जगह पर था जहां नहीं होना चाहिए था। और कुछ शिकायतें ये भी आ रही हैं कि इस इलाके में एक सरकारी गाड़ी को भी देखा गया जो शायद ये अद्वियात यहाँ फेंक कर चले गए। अब हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार की जानी है। एक कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर खबर है कि इसके लिए तश्कील दी गई है। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात हैं इस वाक़े में? आसिफ, बहरहाल इलाके से एक खबर निकलकर सामने आई जहां सरकारी अदालत की एक भरी हुई गाड़ी एक नदी के पास पाई गई है और उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो महकमा हेल्थ की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई और इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से अस्पतालों के लिए बहुत सारी सप्लाई दी जाती है, मगर सप्लाई लोगों तक ना पहुंचकर इसमें एक्सपायरी की तरह देखने वाली अदावात जो देखने को मिली है, इसमें एक्सपायरी के साथ साथ और भी अदावात हैं जिनकी अभी लाइफ जिंदा थी, मगर ऐसी अदावात भी इसमें जाया की गई है। ये जो मेडिकल के लिए सप्लाई आती है, दूर दराज इलाकों में जो सप्लाई की जाती है लोगों तक ना पहुंचकर बल्कि ये नदी किनारों पर मिल रही है, जिसके चलते वहां से ये शिकायत सामने आई और उसके बाद महकमा की तरफ से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो इसमें इंक्वायरी करेगी क्या है दवाई यहाँ कहाँ तक पहुंची। और जराए वहाँ जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी भी उन्होंने इस इलाके में देखी। फिलहाल बुध किनारी इलाका है जहाँ से ये देखी गई है गाड़ी और उसके बाद इसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी के एक इलाके से 2 बैक टू बैक खबरें आप के लिए इसलिए रखी क्योंकि ये वो इलाका है जिस पर सरकार की न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि यूनियन टेरिटरी की सरकार 24 घंटे नजर बनाए हुए दौरों का एक सिलसिला भी देखा। मरकज या यूनियन टेरिटरी इंतजामिया कह रही कि मुसलसल वो राब्ते में है, कोऑर्डिनेशन या हम आहंगी को यकीनी बनाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और इन सब के बीच में अमवात एक तरफ तो दूसरी तरफ सरकारी तंत्र पर, निज़ाम पर, सिस्टम पर सवालात इसलिए उठे हैं क्योंकि अद्वियात एक जगह डंप की गई थी, एक रास्ते पर या एक खाई के अंदर मिली, जिसके मकामी लोगों ने तस्दीक की। बहरहाल तहकीकात के बाद मजीद चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। ज़हूर, बिल्कुल, ये तो इस साने के हवाले से और फिर जो वहाँ पे एक मेडिसिन को पाया गया उस वाले से बात है। आगे बढ़ते हैं, बात अब कुछ और भी खबरें आपके सामने रखते हैं और बात आयुष महकमे की करते हैं क्योंकि आयुष महकमे में जो मुलाजिम हैं उन पर कई तरह के इल्ज़ामात लगे थे और उस वाले से अब अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि महकमा आयुष में बेज़ाब्तगी और अनवानी के जो इल्ज़ामात का मामला था उस पर आयुष के जो तमाम अफसरान उनको बरी कर दिया गया है। दवाइयों के ख़रीदारी में ये बदअनवानी का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था साल 2016 के बाद केस में ये तहकीकात चल रही थी और अब ये अहम पेशरफ्त इसमें हुई है कि जो तमाम जिन पर इल्ज़ाम लगा था, जो ऑफिशल्स थे आयुष के, उनको फ़िलहाल बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि 2016 का ये केस था ड्रग के हवाले से और इस पर लगातार तहकीकात जो है वो चल रही थी और अब कहीं ना कहीं राहत की खबर इन ऑफिशल्स के लिए जो इसमें मुलजिम थे क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर उनको बरी कर दिया गया है। ड्रग प्रोक्योरमेंट केस था 2016 का और तकरीबन 3 बरस पहले बल्कि 4 बरस कबल 2019-20 के आसपास दोबारा से तहकीकात इसमें शुरू की गई और इस में कहा जा रहा था कि कुछ बड़ी मछलियां जाल में फंस सकती हैं। तकरीबन 4.5-5 बरसों की इस इंक्वायरी में शायद इंतज़ामिया इस नतीजे पर पहुंची कि जो इल्ज़ामात थे वो सही नहीं थे और आज महकमा आयुष पर इमरान नाइको हमारे साथ हैं।
इमरान, ये जो बेज़ाब्तियों और बदनवानी का केस लगा था, 2016 से मुसलसल शिकायतें थी और बड़ा केस था, बड़े ऑफिशियल्स थे, उनके नीचे काम करने वाले एहलकारों पर भी संगीन किस्म के इल्जामात थे। तहकीकात आज 2025 में जनवरी 20 को इस नतीजे पर पहुंची कि कोई भी कल्प्रिट नहीं है। क्लीन चिट देने की असल वजह? देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि ये जो केस है, जिस तरह आपने कहा कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, इसमें 2016 में ये बात सामने आई थी कि डिपार्टमेंट के अंदर जो आयुष मेडिसिन है उसकी खरीदारी में बेज़ाब्तियां हुई, उसमें बदउनवानियों की शिकायत मौसूल हुई थी। यानी कि जो मेडिसिन थी उसकी जो प्रोक्योरमेंट, उसकी जो टेंडरिंग के हवाले से कहा गया था कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुई। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट के पास जब इसकी शिकायत हुई तो उसके बाद इस पर इंक्वायरी शुरू की गई और पहली इंक्वायरी जब इस पर हुई तो उससे इंक्वायरी में ये पता चला कि सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर होता है उसको सही तरीके से फॉलो किया गया। लेकिन दोबारा से इस पे एक और इंक्वायरी की गई और जब दूसरी मरतबा इंक्वायरी की गई तो कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दी। कहा कि आप एक केस को जब एक केस में सामने मामला क्लियर हो जाए तो आप उस पर दोबारा से इंक्वायरी नहीं कर सकते। उसके बाद एसीबी ने केस को हैंडल किया, उन्होंने इस पे एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन दोबारा से कोर्ट ने मुदाखलत की और कोर्ट ने उस एसीबी के एफआईआर को जो है उस पर भी रोक लगा दी और अपनी जजमेंट उस पर दे दी। लेकिन उसके बाद भी ये जो इंक्वायरीज का प्रोसेस है वो मुसलसल जारी रहा और कुल मिला के बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से ये पता चला कि जो मामला था, जो शिकायत थी प्रोक्योरमेंट मेडिसिन का कि सही तरीके से नहीं की गई, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और इसमें बेज़ाब्तियां थी और बदउनवानी का जो इल्जाम था, तो उसमें ये बात सामने आई कि सारे रूल्स को फॉलो किया गया था, प्रोसीजर को फॉलो किया गया था और कोई बदउनवानी नहीं थी इसमें। तो इसी तनाजुर में अब कई सारी इंक्वायरीज के बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अब इस पे एक ऑर्डर इशू किया है और जिसमें कहा गया है कि जो भी इसमें ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे या सीनियर ऑफिसर्स थे वो बरी किए जाते हैं। उन तमाम लोगों को बरी किया गया है जो इस केस का हिस्सा थे या जिनके ऊपर ये इल्जामात आयद किए गए थे। लेकिन कुछ सजेशंस इस जजमेंट के बाद या इस ऑर्डर के बाद पास की गई। एक ये कि एक सेपरेट ड्रग इंस्पेक्टर जो है आयुष का वो उसे कायम करना है। दूसरा ये कि एक सेपरेट ड्रग जो काउंसिल है उसको एस्टैब्लिश करना है। साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का बड़ा ख्याल रखना है। ऑल्दो कि अकाउंटेबिलिटी की हर इदारे में बात की जाती है और जो डिस्पेंसरीज है उसको एडवांस तरीके से बनाना है, यानी कि जो डिस्पेंसरीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये कुछ सजेशन दी गई है कुल मिला के इस बारे में। लेकिन ओवरऑल हम यूं देखें कि कई सारी इंक्वायरीज के बाद कई सारे इन मामला को देखते हुए, जैसे आपने कहा साल 2016 का ये केस है और 2025 में तकरीबन 10 साल के बाद इस केस को जो है अब वाइंड अप किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि लोग जो है बरी है और इन पे कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम भी समझते हैं कि पहली तो इतने केसेस में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है और अगर 10 साल के बाद आप समझते हैं कि ये डॉक्टर्स या जो ऑफिसर्स है ये बेगुनाह साबित हुए, तो जाहिर सी बात है इन 10 सालों के अंदर इनकी फैमिलीज के ऊपर या खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इनके ऊपर इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान आइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि एक राहत की खबर उन अफसरान के लिए जो आयुष में जिन पर इल्जाम थे लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहम है। जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए अहम क्योंकि आज काबीना की अहम मीटिंग होने वाली है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये अहम मीटिंग होगी और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 की पहली मीटिंग होगी जिसमें कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल होगा और कई अहम मामलों को मंजूरी मिल सकती है। शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट में इस मीटिंग का इनकाद होगा और कई एक मामले जो है वो ज़ेर बहस होंगे, जिनमें मुलाजिमों के मामले हैं, डीएनएस अलाउंस का मामला है, एक्साइज पॉलिसी या जीएसटी एक्ट अमेंडमेंट तरमीम के हवाले से वो मामला है और फिर डेंटल कॉलेजेस में जो 3 टायर फैकल्टी स्ट्रक्चर है वो मामला है कि उसको शायद मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो पे लेवल 6th पोस्ट है इनको इंटरव्यू से
मुस्तशना रखा जाएगा, ये मामला भी ज़ेर गौर है। और इसके अलावा भी कई अहम मामला हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है। तो आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है, क्योंकि काबीना की ये अहम मीटिंग आज होने वाली है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी और काबीना की तमाम वज़रा, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, सकीना इद्दू साहिबा, जावेद अहमद डार, जावेद राना साहब और जो बाकी वज़रा है वो तमाम इस अहम मीटिंग में शामिल होंगे। और उम्मीद की जा रही है कि आज की इस काबीना की मीटिंग में कई अहम मामलों को मंजूरी मिल सकती है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये वो सोच रहे थे कि शायद राशन के हवाले से राशन डबल करने की बात हो, बिजली के 200 यूनिट मुफ्त देने की बात हो, या फिर इसके अलावा गैस सिलेंडर में इजाफा। ये सारी बातें नहीं होनी है। एजेंडा पहले से सेट है। ये आपकी स्क्रीन पर वो लिस्ट है जो परसों यानी सैटरडे को ही सामने आ गई थी। आज पीर का दिन शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट में जब इजलास होगा तो 10 पॉइंट्स हैं, 10 आइटम्स जो आज फिक्स कर दी गई हैं जिनको मंजूरी मिलने का इम्कान है। हालांकि ये तमाम बातें जब की जाएंगी इन सारी चीज़ों को उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना मंजूरी के लिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑफिशियली मंजूरी मिलने का इम्कान है और ज़्यादा इम्कानात हैं। डीएनएस अलाउंस का जो मसला है जिस पर मुलाजमीन काफ़ी वक्त से एहतजाज कर रहे थे, पिछले दिनों श्रीनगर में मुलाजमीन तंजीमों के सरबराहान ने एहतजाज की कोशिश भी की जब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उसके बाद बातचीत के लिए इनवाइट किया गया एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारान को और बाकी तमाम लोगों को। हुकूमत इस सिलसिले में बातचीत कर रही है। तो वो जो पेंशनर्स का, फैमिली पेंशनर्स का या मुलाजमीन के 3% डीए का मसला है उस पर आज मोहर लगने का इम्कान है। एक्साइज पॉलिसी ताकि नए सिरे से टेंडरिंग हो और महकमे को मजीद वक्त मिले साल 2025 और 26 के लिए प्लान तरतीब देना है एक्साइज पॉलिसी के हवाले से, उसके मुताबिक काम हो। और जीएसटी एक्ट में तरमीम ये भी एजेंडे में शामिल है जो पहले से ही इन 10 पॉइंट्स में मेंशन कर दी गई है। इसके अलावा 3 टायर फैकल्टी स्ट्रक्चर यानी कॉलेज बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ के जो डेंटल कॉलेजेस के लिए कवायद व ज़वाबित हैं वैसे श्रीनगर और जम्मू में काम हो। और इसके अलावा जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैनाती है वो बाज़ाब्ता उसी एजेंडे का हिस्सा है जिसमें आज 10 पॉइंट्स को या 10 निकात को लेकर बात होगी। साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि जो 6th लेवल की जो पे लेवल 6 के में आने वाली जो पोस्ट हैं उनको इंटरव्यू से दूर या मुस्तस्ना रखा जाए। उस ताल्लुक से बात होगी। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी पहले ही सिफारिशात इसकी की हैं तो उस पर गौर व खौज किया जाएगा। इसके अलावा अच्छन साइट श्रीनगर, माता वैष्णो देवी जो बाणगंगा जो नदी के आसपास माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है उस पर जो फंड्स या जो अखराजात अब तक सरकारी खजाने से होते रही हैं उस पर मज़ीद मंजूरी मिलने का, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस पर बात की जाएगी। SMHS कॉलेज श्रीनगर जो अस्पताल है श्रीनगर का उसको लेकर एक पॉइंट मेंशन किया गया है, उस पर बात होने का इम्कान है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप सब जानते हैं। जो पूछ रहे थे कि बिजली, पानी और राशन को लेकर कोई बात होगी, तो फिलहाल इस एजेंडे में आज की मीटिंग में कोई ऐसी बात नहीं होनी है। हो सकता है 1 मार्च के बाद, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इसका वादा भी किया है, नेक्स्ट मीटिंग में एक्सपेक्ट ऐसा कुछ किया जा सकता है। आज का एजेंडा जो है वो सेट है, तो शाम 4 बजे कुछ बड़े प्लान्स जो हुकूमत ने तरतीब दिए हैं उन सारे प्लान्स या उन अहम तरीन फैसलों को सरकारी मंजूरी मिलने का इम्कान है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी की बाज़ाब्ता इस्तेमाल उनका करके वो सारे इन चीज़ों को जो कैबिनेट जिन बातों को या फैसलों को मंजूरी देगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर लेकर जाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी कैंपेन का आगाज़ होने जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ना हो, वक्त पर ना हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या हिदायत के बावजूद ना हो, तो फिर MLAs ने जो पहले से वार्न किया था वो अब एक एक करके करने जा रहे हैं। शुरुआत कुछ देर बाद हो रही है। मुकम्मल खबर क्या है ब्रेक के उस पार, और अरकान असेंबली भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और थोड़ी देर में कोशिश रहेगी कि 10 से 15 मिनट बाद आपकी कॉल्स ली जाएं, लेकिन तब तक कुछ बड़ी खबरें, अहम तरीन मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे और ज़रा उस खबर की तरफ चलेंगे जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके साथ वादा किया था कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल थाना मंडी राजौरी से एक कैंपेन का आगाज़ हुआ था एक मुख्तसर प्रोग्राम के साथ, और कैंपेन थी दस्तखती या सिग्नेचर कैंपेन जिसको आप कहते हैं। और दस्तखती मुहिम के ज़रिए रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत जम्मू कश्मीर की आवाम करती है, ये मरकज़ के नोटिस में लाने की कोशिश की गई। उस मुहिम को कंटिन्यू करते हुए और आज ये एक नए सिरे से इस मुहिम का आगाज़ हो रहा है। पीर पंचाल खित्ते से इसका आगाज़ जहाँ ऑलरेडी हुआ है, एक और अहम तरीन प्रोग्राम जिसमें आवाम की शराकत को भी यकीनी बनाया जाएगा। और पीर पंचाल बेल्ट से जब ये मुहिम शुरू होगी तो 10:30 बजे सुरनकोट पुंछ से ये कैंपेन शुरू की जाएगी और इसका बाकायदा आगाज़ अरकान असेंबली करेंगे। और रुकने असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर खान साहब भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं, और साथ साथ चौधरी मोहम्मद अकरम, MLA सुरनकोट, एजाज अहमद जान जो इतलात के मुताबिक वहाँ मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन सारे MLAs जो हैं वो मिलकर एक रास्ते पर चले और सब एक पेज पर हैं। ये जो स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा है, अपने अपने हिसाब से बयानात सारे देते रहे, लेकिन इस मामले पर सारे एक जगह नजर आए। और इन सारी चीज़ों के बीच में हम देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही, जनवरी से पहले भी हो रही थी, दिसंबर के महीने में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इस पर बयानात आए और मरकज़ की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती रही, लेकिन तकारीरों तक ही चीज़ें महदूद रहीं, ऐसा महसूस होता है। इन सब के बीच में एक बार फिर से आज इस कैंपेन की शुरुआत अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के इलाके में आज के वक्त में आप देख रहे हैं इस तरह की कैंपेन जहां हमने पहले होते हुए देखी थी, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। लेकिन इस मुहिम के ज़रिए एक बराह रास्त मैसेज देने की भी कोशिश मरकज़ को कि न सिर्फ अरकान असेंबली बल्कि आवाम भी उनके साथ एक पेज पर है। सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो आवाम भी चाहती है। और बाकायदा दस्तखती मुहिम के ज़रिए पीर पंचाल बेल्ट से जिसकी शुरुआत और वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे शायद इस पर कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी आइंदा दिनों में आप देखेंगे इस कैंपेन को आगे ले जाते हुए आप देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फर खान साहब से बात हो पाए जो इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं थोड़ी देर में, और पिछले दिनों थाना मंडी से भी इसकी शुरुआत हुई थी ऑफिशियली। आज आप ये भी देख रहे हैं कि 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला हुआ था, 5 अगस्त 2019 के फैसले को, मरकज़ के फैसले पर एक मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में। उनकी सदारत में जो बेंच उस वक्त फैसला सुना रही थी, उस वक्त मरकज़ी हुकूमत को ये भी कहा गया था कि आप फ़ौरन से अब उस मामले पर काम करें जो नेक्स्ट पॉइंट है और आपके एजेंडे में ही नहीं शामिल होना चाहिए बल्कि कागजात से हटकर फौरी तौर इस पर काम किया जाए, और वो है स्टेटहुड का मामला। इस मामले पर सब कुछ होने के बावजूद भी आप 11 दिसंबर 2023 से अब तक देखेंगे तकरीबन 14 से 15 माह गुजर गए हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त मरकज़ की जानिब से नहीं हुई है। इस तरह की इतलात ये भी हैं कि शायद आइंदा सेशन में हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त हो सकती है, मगर चूँकि ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है तो कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मगर दूसरी तरफ आज एक तरह का ये दबाव बनाने की भी कोशिश है। थोड़ी देर में शुरुआत होगी तो आपको बराह रास्त मनाज़िर भी दिखाएंगे और आवाम को भी, शहरियों को, आम लोगों को या सिटीजन्स को भी मौका दिया जा रहा है कि वो सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने। शुरुआत एक इलाके से हुई थी, आज दूसरे इलाके में, और ऐसे ही इस सिग्नेचर कैंपेन को आगे ले जाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद इस अहम मुहिम की शुरुआत होगी और मुतालबा यही है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम की करते हैं। और बडगाम का सुखनाग जो दरिया है गैर कानूनी चल रही है, जिसकी वजह से अब NGT ने इसमें मुदाखलत की है और जो ज़िला तरक्की कमिश्नर बडगाम है उनको तलब किया गया है। ये अहम पेशरफ्त और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुखनाग रिवर जो है वहाँ पर गैर कानूनी कानकनी चल रही है, जिससे आबी ज़ख़ायर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ताहम एक तरफ से जहां इस पर कानकनी को रोकने का हुक्म दिया गया है, साथ ही साथ इस मामले में अब ज़िला इंतज़ामिया से भी जवाब तलब किया गया है और DC बडगाम को इस हवाले से बाज़ाब्ता समन जारी किया गया है।
इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई थी NGT जॉइंट कमेटी, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि किस तरह यहाँ पर गैर कानूनी कानकनी हो रही है और उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं। उस कमेटी ने अब जवाब भी तलब किया गया है और साथ ही साथ ये हुक्म दिया है कि जो कानकनी का काम वहाँ पे चल रहा है गैर कानूनी, उसको रोका जाए। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के ऑफिसर्स थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स थे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डायरेक्टर फिशरीज़ और जो कांगरीपोरा बीरवा में जहाँ पे ये सुखनाग रिवर पड़ता है वो इसके साथ थे। साथ साथ जो मकामी SDM तहसीलदार वो भी इसके साथ थे, SHO, और जो पिटिशनर है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट वो इस कमेटी का हिस्सा थे। और कमेटी ने बताया है कि ये जो गैर कानूनी कानकनी चल रही है इससे जो आबी वसाइल है इसको नुकसान हो रहा है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसके मज़ीद नुकसानात देखने को मिलेंगे, माहौल पर एक बुरा असर पड़ेगा, साथ ही साथ जो आबी ज़खायर है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और इस हवाले से अब एक तरफ से जहां कमेटी ने ये कहा कि जो गैर कानूनी कानकनी चल रही है उसको मुकम्मल तौर पर रोकने का हुक्म उन्होंने जारी किया है, साथ ही साथ जवाब भी तलब किया गया है DC बडगाम से कि क्या वजूहात है कि इस गैर कानूनी कानूनी को रोकने में वो नाकाम हुए हैं और ये ताकि ये जो आबी ज़खायर है जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 163 जो STPs हैं और वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को दिए गए हैं। सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, PWD, R&B, PMGSY, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SE हाइड्रोलिक है, NBCC है, और डिप्टी कमिश्नर बडगाम और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड जो स्पिल डिवीज़न नारबल हैं 2020 से 24 के दरमियान इनकी बाज़ाब्ता कोशिशों या फिर इनकी इजाज़त के बाद ये सारा काम हुआ है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के को और आगे ले जाए पेशरफ्त हो, लेकिन सुखनाग नाले का फ़्लो ख़त्म करने या मोड़ने, बडगाम के अंदर माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ने का इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा था और कहा गया कि जो बाद में रिकॉर्ड बाज़ाब्ता खंगाला भी गया तो कहा गया कि एक तरह से स्टेट ने ही ऑक्यूपाई इस पूरे निज़ाम को या सिस्टम को कर रखा है और इस इलाके के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया। तो अब बाज़ाब्ता केस जो है वो उसकी दोबारा से समाअत होगी। इंस्पेक्शन जॉइंट कमेटी ऑलरेडी कर चुकी है और इस सिलसिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तलब किया है डिप्टी कमिश्नर बडगाम को और सुखनाग दरिया के ऊपर जो काम इस वक्त चल रहा है, जो माइनिंग चल रही है जिसको गैर कानूनी करार देकर रोकने का हुक्म दिया गया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात खेल और खिलाड़ियों की भी करते हैं और उसके बाद एक एक करके राब्तों की बात भी होगी। आप सब जानते हैं मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अब इंतज़ार गुलमर्ग के अंदर हो रहा है। कुछ दिनों के बाद या जनवरी में आप देखेंगे खेल सरगर्मियाँ शुरू होंगी। विंटर जो स्पोर्ट्स हैं उसके लिए एक हब के रूप में इस वक्त गुलमर्ग बन रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर भी जाकर नौजवानों को जो मौका इस वक्त मिल रहा है उनमें कई नौजवान आगे आकर काम कर रहे हैं। और ज़ुबैर एक ऐसा नाम जिसने टंगमर्ग से इसका ताल्लुक, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा इस नौजवान ने मनवाया है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले स्नोबोर्डर ने FIS चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन और बड़े इवेंट्स में से एक जहां पर ज़ुबैर ने अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया और सिल्वर मेडल जीतने में ज़ुबैर ने कामयाबी हासिल की है। इस तरीके से काजीपुरा टंगमर्ग से ज़ुबैर अहमद लोन पहले ऐसे नौजवान बने जिनको सिल्वर मेडल मिला फेडरेशन इंटरनेशनल डीस की एल्पाइन स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप में। साइबेरिया के अंदर, सर्बिया के अंदर ये चैंपियनशिप हो रही थी। भारत की तरफ से उन्होंने पहले ही कई बार रिप्रेजेंटेशन दी है। यूरोपियन कप में खेले हैं, नोराम कप्स में खेले हैं, FI रेसेस में खेले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनको मौका मिला है, कनाडा के अंदर और यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर भी कई मरतबा वो खेले हैं। मुश्किल तरीन सफ़र के बावजूद भी ज़ुबैर अहमद लोन ने एक बार फिर से काजीपुरा टंगमर्ग से इनका ताल्लुक, लेकिन ज़ुबैर जिन्होंने स्नोबोर्डिंग 2007 में शुरू की थी, 2025 आते आते खुद को, ख़ानदान को, UT को और पूरे मुल्क को एक अच्छी खबर सुनाई है। इसके अलावा
जुबैर के मुताबिक उन्होंने जहां कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा, अपने ट्रेनर्स, अपने एसोसिएशन के सर बांधा है, वहीं पर ये कामयाबी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कई मरतबा उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भी खुश नहीं हूँ क्योंकि या तो 20वीं या 40वीं पोजीशन पर आते रहे, लेकिन अब चूंकि वो सेकंड प्लेस पर आए हैं, दूसरा नंबर हासिल किया है, गोल्ड के बाद सिल्वर उन्होंने हासिल किया, जो उनके लिए बड़ा और तारीखी दिन है। इसके लिए उनकी तारीफ हर तरफ हो रही है और पहला नंबर हासिल ना करना भी वो कह रहे हैं ये काबिल अफसोस है। तो आने वाले दिनों में हम तवक्को ये भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि ज़ुबैर और उन जैसे नौजवान स्नोबोर्डिंग में या स्कीइंग में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ भी नुमाइंदगी का मौका मिलता है, वो अपना काम बखूबी निभाएं, अच्छे से करें और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें उनके फेवर में जाएं। और एक पैगाम और भी ज़ुबैर ने दिया है कि कभी 20, कभी 40, कभी 38, कभी 36, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। आपकी मेहनत, लगन और खून पसीना जो एक आप करते हैं, ये इवेंट जो बड़ा आसान तो दिखता है, लेकिन कितना मुश्किल है, कितनी कमिटमेंट चाहिए, कितना हार्ड वर्क चाहिए, कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल हेल्थ का मामला होता है। ये सारी चीज़ें जहन में रख कर या अपने साथ फिजिकली काम करते हुए ज़ुबैर आगे बढ़े और आज 40 से दूसरे स्पॉट पर पहुंचे और वो वक्त दूर नहीं जब ज़ुबैर को शायद हम पहले नंबर पर भी देखेंगे बहुत जल्द आते हुए। ज़रूर। चलिए, ये थी खेल खिलाड़ियों के हवाले से बात अब और एक मंसूबे की हम करते हैं जो जल्द ही मुकम्मल होने वाला है। रेलवे मंसूबा कश्मीर को रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का ये अब जो है कंप्लीट होने जा रहा है और इस हवाले से अहम पेशरफ्त कल हुई है, जहां पर जो बडगाम से लेकर कटरा तक ट्रायल रन हुआ है और ये ट्रायल रन कामयाब हुआ है और अब तवक्को की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हो सकता है। एक बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न रेलवे के लिए, शुमाली रेलवे के लिए, जो इस मंसूबे, जिनका ये मंसूबा है, काम कर रहे हैं कि एक जो सक्सेसफुल ट्रायल रन किया गया है। 18 बोगी ट्रेन चलाई गई कटरा से लेकर बडगाम रेलवे स्टेशन तक और ये जो ट्रेन थी ये श्रीनगर और दूसरे आसपास के इलाकों से होते हुए बडगाम तक पहुंची और ये जो ट्रायल रन था कामयाब रहा और इससे अब लग रहा है कि जो एक तवारीखी लम्हा था, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का, वो अब मुकम्मल होने जा रहा है। मिलाकर 18 और एक ट्रेन जो 22 बोगियों वाली थी वो भी चलाई गई है और रफ्तार भी 70 से 80 और 85 किलोमीटर के आसपास रखी गई और 75 किलोमीटर पर आवर संगलदान से काजीगुंड तक ट्रेन चली और 85 किलोमीटर का सफ़र काजीगुंड से बडगाम तक। इसके अलावा ये जो ट्रायल रन था वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि न सिर्फ ट्रैक बल्कि टनल्स को भी चेक करना था। आप सब जानते हैं बनिहाल से बारामूला ट्रेन पहले भी जाती थी, लेकिन बनिहाल के पीछे वाला जो सेक्शन है उसको कनेक्ट करना सेंट्रल कश्मीर के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये जो ट्रेनें बडगाम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी और जिसमें 18 बोगियों वाली, इसके अलावा एक 22 बोगियों वाली ट्रेन भी 75 किलोमीटर की रफ्तार से 85 किलोमीटर ट्रैक पर यूज़ की गई, जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि आने वाले दिनों में स्पीड क्या रहेगी, ट्रैक किस तरह का है। मुश्किल तरीन टनल्स थे, मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिला था, वहाँ से जिन लोगों को निकलना होगा वो कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से चल सकती हैं। इसका कामयाब ट्रायल जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। जब एग्जैक्टली ट्रेन को रवाना किया गया, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अशरफ डार मौके पर मौजूद थे। ज़रा वो मनाजिर उनकी रिपोर्ट के साथ आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग काम करते हैं, पुलिस इंतज़ामिया भी उनका ताउन देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है बडगाम रेलवे स्टेशन के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन बडगाम है। आज जो है रेलवे हुकाम की तरफ से जो है ट्रायल बेसिस पे कटरा से लेके बडगाम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चलाई गई और वो ट्रेन जो है बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। दीरीना ख्वाब था यह कश्मीर के लोगों को कि कब जो है ट्रेन जम्मू के साथ जुड़े और वो भी जो है रेल सफ़र करे। अब कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि कब जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाए और वो जो है बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वो जो ख्वाब कश्मीरियों ने देखा वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए रेलवे स्टेशन बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। चलिए, बहुत जल्द वादी कश्मीर ट्रेन जाएगी और 20 तारीख आज है, इसके बाद 26 तक तवक्को ये की जा रही कि शायद वज़ीर आज़म ही हरी झंडी दिखाएं, आप कटरा से ये ट्रेन जाते हुए देखेंगे। लेकिन जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, एक हंगामा बरपा था इस बात पर कि जो हॉल्ट स्टेशन है वो कटरा रहेगा। आप कश्मीर से आएंगे तब भी ट्रेन चेंज करनी है, आप जम्मू वाली साइड से जाएंगे तब भी ट्रेन चेंज करनी है, उतर कर दूसरी ट्रेन में जाना है।
तो वो ज़रा थोड़ा सा मुसीबत बन सकता है। बहरहाल कंसर्न मिनिस्ट्री ने हवाला दिया था कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे और मामला मुतलका हुकाम के नोटिस में जम्मू कश्मीर सरकार ने भी लाया है। शायद इसमें तब्दीली हो, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इससे पहले हम कॉलर्स की तरफ जाएं, आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आ रहे हैं। आज चंद मिनट पहले ही हम कॉल्स आपकी लेना शुरू करेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा बात रखने का मौका मिले। टीवी की आवाज़ बंद करके आप अपनी बात रखना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले खबर ज़रा उन लोगों की भी जो या तो ड्राई फ्रूट्स या फिर शॉल्स या कपड़ा और बाकी साजो सामान जम्मू कश्मीर से ले जाकर बाहर बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं और कारोबार आगे होता है। इन सब के बीच में पंजाब के अंदर पिछले दिनों एक मामला हुआ था पंजाब के अंदर, जहाँ शॉल फरोख्त करने वाले एक कश्मीरी ताजिर पर हमला हुआ था और अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई करके कंफर्म कर दिया गया है ऑफिशियली कि मुजरिम को 12 घंटों के अंदर इस वाक़े का नोटिस लेते हुए गिरफ्तार किया गया और पंजाब पुलिस शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रखेगी। पुलिस बयान के मुताबिक अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ने, बाहर से आने वाले लोगों की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाने की पूरी कोशिश अथॉरिटीज़ की है और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेंगे, डिरेल करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कपूरथला पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्स पर भी जारी किया गया कि एक कश्मीरी ताजिर पर जो हमला हुआ था पिछले दिनों, उस मुलजिम पर कार्रवाई कर ली गई है। इंफॉर्मेशन कश्मीरी शॉल सेलर की तरफ से दी गई थी कि कुछ शरपसंद अनासिर ने उनको न सिर्फ पकड़ा, मारपीट की, फिजिकली उनको हार्म किया। 12,000 रुपये कैश था, वो उनके साथ जो इस कश्मीरी ताजिर के पास था वो भी अपने साथ ले गए थे और पुलिस ने इसमें भी केस जो है वो फाइल कर लिया है पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर के अंदर। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 12 घंटों के अंदर ये शख्स गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने न सिर्फ एक शहरी को गिरफ्तार किया जो मुलजिम बताया जा रहा, बल्कि एक मोटरसाइकिल भी कहा गया कि जो इस वाक़े को अंजाम देने या क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा था वो भी जब्त कर लिए है। 2 और शहरी जिनसे पूछताछ हो रही है उनकी भी शनाख्त हो रही है और ज़ीरो टॉलरेंस पुलिस की ऐसे तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ जारी रहेगी जो अमन कानून की सूरत हाल या फिर रिवायती भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है, या फिर बाहर से आने वाले शहरियों की हिफाजत का जिम्मा पंजाब पुलिस ने अज़्म का यादा किया कि वो ले रहे हैं। और जब ये पंजाब पुलिस ने ऑफिशियल जानकारी दी तो उसके बाद हमने देखा कि इजहार तशक्कुर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों ने पंजाब पुलिस का जम्मू कश्मीर से किया है। पुलिस स्टेटमेंट सुनिएगा। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਨ ਸ਼ਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗਠਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਡ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। चलिए, पंजाब पुलिस की जानिब से कंफर्मेशन की गई है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की भी और उसके बाद एक एक करके कॉलर्स की तरफ चलेंगे। इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। आज से एक और वेट स्पेल से हम गुजरेंगे, इस तरह की कंफर्मेशन जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कंफर्म किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 21, 22, 23, 24 तक मुख्तलिफ मकामात के अंदर हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान एक बार फिर से जाहिर किया गया है और इन सब के बीच मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो टूरिस्ट हैं, सयाह जाते हैं, उनके लिए भी बाकायदा एडवाइजरी साथ साथ मुतलका हुकाम की जानिब से आ रही हैं कि उन इलाकों के अंदर जहाँ पर वो सफ़र करना ज़रूरी समझते हैं या दिलचस्पी के मकामात बने हैं जहाँ पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में जा रहे हैं, वो ज़रा सोच समझ कर उन इलाकों के अंदर जाएँ। आज 20 तारीख है, बाद दोपहर मौसमियाती तब्दीली का इम्कान है। टेम्परेचर रात का कैसा था थोड़ी देर में आगे चलकर बताएंगे। इरफान फाजिल, 21, 22, 23 और 24 को क्या एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं? महकमा मौसमियात क्या प्रेडिक्ट कर रहा है?
आसिफ, मौसम को लेकर बात करें तो मौसम के साथ साथ मौसम के कई मिजाज हैं और वादी कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इन द बैकग्राउंड यू कैन सी देयर इज अ सनी डे जो कि आज जी हाँ देखने को मिल रहा है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो 2-3 दिनों से तकरीबन दिन में अच्छी खासी धूप रहती है, जबकि रात में ठंड भी रहती है और सुबह सुबह काफी फ्रीजिंग भी रहता है और ये सिलसिला जो है लगातार दिखाई दे रहा है और आज जो है तकरीबन -3 के करीब जो है रिकॉर्ड किया गया। अगर आप थोड़ा सा वाइड फ्रेम करें तो मैं आपको इस मौसम के 2 चीजें दिखाना चाहूंगा, यानी व्यूवर्स तक भी थोड़ी सी बात जो है एक्सपेंड करना चाहूंगा कि किस तरीके से मौसम का मामला है, किस तरीके से मौसम के हाल है। मैं अपना कैमरा हाथ में ले रहा हूं, आपको दिखाना चाहूंगा। एक साइड से आसिफ आप देख सकते हैं, यू कैन सी द सनी, आप जिस तरीके से सनी धूप दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि मौसम जो है खुशगवार है, यानी कोई ऐसा बादल जो है घने बादल नहीं दिखाई दे रहे या कह सकते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स नहीं है। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये देखिए व्यूअर्स को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये फ्रोजन कितना फ्रोजन लगा हुआ है और यानी कि इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का जो पारा है वो माइनस के करीब चला गया और माइनस के साथ साथ बात करें तो अब जो ये धूप है वो दिखनी शुरू हो गई है। मगर मौसमी महकमियात की जो प्रेडिक्शंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से मौसम में महकमियात ने जो प्रेडिक्शंस की है वो आज शाम से की है, यानी तकरीबन 20, 21 और 22 मगरिबी हवाओं का असर फिर से दिखाई देगा, यानी आज शाम से फिर से हल्की हल्की बारिशें या बर्फबारी बाला इलाकों को लेकर बताई जा रही है, जो सिलसिला तकरीबन 22 तारीख तक रहेगा और उसके बाद जो है 24 तारीख तक जो है फिर से मौसम खुशगवार रह सकता है। मगर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इस चिलाई कलान में जिस तरीके से हर साल डिफरेंट सा इम्पैक्ट देखने को मिलता था, मगर इस बारी हम कह सकते हैं कि नो डाउट टेम्परेचर डाउन रहा, माइनस टेम्परेचर चला गया, ठंड काफी रही। मगर मुझे लगता है कि अब ये चिलाई कलान रुखसत भी हो रहा है, क्योंकि अगले 10 दिन में चिलाई कलान खत्म हो जाएगा, उसके बाद चिल खर्द या चिल बच्चा आएगा। मगर इम्पैक्टफुली अगर हम देखेंगे जिस तरीके से बर्फबारी होती है वैसी श्रीनगर में देखने को नहीं मिली। अब बाला इलाकों को लेकर बात करें तो वहां पर एडवाइजरीज भी जारी की गई है कि वहां पर जी हाँ फिसलन भी है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बड़ा एहतियात बरते और वहां पर तो काफी ज्यादा बर्फ भी रहती है। जबकि हम जोजिला, सिंथन टॉप, मुगल शारा की बात करेंगे, गुलमर्ग अपर हिट्स की बात करेंगे। फिलहाल मौसम खुशगवार वादी कश्मीर में अच्छी खासी धूप है। हाईवे भी आज मुतासिर हो सकती है। इरफान फाजिल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आज फिर से मौसम तब्दील हो सकता है और तब्दीली मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राब्ता सड़कें भी मुतासिर हो सकती हैं। राब्तों के ताल्लुक से मजीद बात करनी थी लेकिन चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आप लोगों की कॉल्स भी लेनी है, सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त फर्स्ट कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं और जो लोग आज कॉल करेंगे टीवी की आवाज़ पहले से मेहरबानी करके बंद कर लें, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ताकि डिस्टर्बेंस बीच में ना हो। नए लोग कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखें और आखिर में आपको वेदर अपडेट, जो टेम्परेचर या मनफी दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में कई जगहों पर नॉर्मल, उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अर्जुना शानपुर खान काली पे जी ये हून बलाय इन दौरान बचन पे बचन ट्यूशन गसान बनान नेरन ओतर द्राय बच्चे अमिस दौरे 8-9 हून दौरे अमिस पे बचोमुत हमसायो। वन तो कुरान पास क्या मुनसिब पे करान अगर यहस बचस कह सोफे जान पे क्या गसान। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम्स में 2 ऐसे मुख्तलिफ मनाजिर या तस्वीरें आपको दिखाई थी कि श्रीनगर के अंदर या दीगर कई इलाकों से भी शिकायतें मौसूल हुई हैं। आवारा कुत्तों वाला मामला बड़ा मुसीबत का सबब इस वक्त बन गया है, लेकिन अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके से कोई काम करने में, जवाब देने में शायद नाकाम हुई हैं और मैक्सिमम जगहों पर लोग इंजर्ड हुए हैं और पिछले दिनों एक बच्ची की जान भी चली गई। 3 दिन पहले का वाक़या है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं करो तो फोन तो फोन ही तुलन साथ सर बस रिटायर एम्प्लॉय जी। हेलो सर बताएं आवाज आ रही है सर। मैं 9 रेस गई मैं रिटायर गंतस मे ग्रेजुएट मे जीपी फंड मे त्रावनी मगर मे सख्ती सफर छस बह कर मे मकानस मे पश बनावन मे पश मे पे ओतर शीन वो भी शीन अंदर अकिस कमरस मज बिहित 4-5 वत सख्ती मे कर तो क्या हुकूमत तक वात तो ये खबर मैं गोस याद कर जीपी फंड ये ग्रेजुएट सर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बात आपको फिर से मैं क्लियर कर दूं, मुलाजमीन का मामला जो है वो हमने ऑलरेडी उठाया और आप कह रहे हैं कि हम कॉल नहीं उठाते। कॉल का एक फिक्स टाइम है 9:45 के आसपास और 9:55 या 10 से पहले कॉल्स हम फिनिश करते हैं, तो उसके अलावा आप कॉल करेंगे, कॉल कोई नहीं उठाएगा। तो आप जो टाइमिंग है प्रोग्राम की उसी में कॉल कीजिएगा
और मामलात बिलाखिर जो है वो हुकूमत ने हल करने हैं। कोई भी मसला है हम सिर्फ नोटिस में या हुकाम को कहीं पर आगाह कर सकते हैं, अगर कोई जानकारी नहीं है तो, या फिर आपकी बात डायरेक्ट अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाती है। बाकी मुलाजमीन के मसले पर हुकूमत को ज़रा और संजीदा होना पड़ेगा। आज कैबिनेट मीटिंग भी है, इसके बाद भी क्या होगा ज़रा इंतज़ार कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी, नाम बताएं, कहाँ से? मोहम्मद सलीम शेख। जी सलीम साहब। मैं यहाँ अनंतनाग इकबालाबाद पिहरू। बताएं जनाब अर्ज टाउन एरिया टाउन एरिया ए मगर कोचा ना डूनी नफर कह ना सिर्फ के रेत 50 रुपये 100 रुपये मगर अगर योत दून ये कहें ना नल साफ कर बड़ तंग आज मामूली कह टाउन एरिया वाल खड़ा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। म्यूनसिपलिटी के हवाले से शिकायत थी कि टाउन में गंदगी फैली हुई है लेकिन उसको साफ़ नहीं किया जाता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया इस हवाले से संजीदा हो और साफ़ सफाई इस टाउन की करे। और एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा नाम मंजूर अहमद, मैं लाल चौक से हूँ। जी मंजूर साहब। जनाब मे सवाल जनाब सोशल वेलफेयरस पे सवाल जनाब ये ओल्ड एज पेंशन वनो इलेक्शन पता सा ग 3,000 रुपये तन गई तन 5-6 रेत हुकूमत गम तम 3,000 गसान कह दम तिमन गई 3-4 रेत ऊर वन दिवान सह पेंशन तह दम सवाल वोनमुत लड़कियन हसा खानदर कर तिमन हसा दिवान 50,000 रुपये खानदर कर गो वरी बचियन मगर वन तम पोस दिवान कह सकीना यतोजी अपील करान कि अत मसलस कर तो गौर अत सन तो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बात तो है कि जो पेंशन वाला है ये उनने ये हमें जो हम समझ सके हैं कि उनने नहीं कहा कि इलेक्शन के बाद बढ़ेगा, बल्कि कोशिश करेंगे, और एक कोशिश हुई भी है। मरकज़ को एक लेटर गया है उनकी तरफ से, उस पर कोई जवाब नहीं आया, वो आएगा तो शायद उसके बाद ही कोई। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों को ऑलरेडी 1,000 मिल रहा था उसके लिए भी वो ठोकरें खा रहे हैं। अब कुछ लोगों को वक्त पर पेंशन नहीं मिल रही है, उसकी क्या वजह है, इस पर तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अगर 1,000 के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, वैसे तो आजकल ऑनलाइन ज़्यादा सिस्टम है, डिजिटल प्रोसेस है, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किलात हैं। क्या कोई वेरिफिकेशन का मसला है, कोई और इशू है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोसेस जो रुक गया है, परेशानी का सबब बन रहा है, इस पर जवाब देना होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जनाब तत्परा बटपरा से आर्डर कराना महादेव और बमिलियो से खान पोरा से रखना बनाना कि फोन ठीक है इतनी मसले बराबर बटपरा सतपरा के असली येतन तुम बनमो सोहा मास सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इसमें ये फोन ने फ्रेंड परनी सेंटर बनमो गची यहां या पर यहिन एक दोनों के एक दो व्यवस्था तक खजान चक्कर लगा मान तो होना तुम उन पटना सोतरे वरी रोड सतपरा बटपरा रोड नशा समझ कम खतर तेल डिपार्टमेंट तेल क्या गाड़ तैम तेल क्या फोन जाय करान कि यपर तीजा हून 2 किलोमीटर शाम यपर तीजा हून कि ये बनान शाम क्या सब दोल बनान नबत ये अगर ये बनो ठीक तेल कम खतर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है कि कई VIP इलाकों से जो आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर फिर जो दूसरी जगह है वहाँ पर छोड़ा जा रहा है और जो लोगों के लिए मुसीबत का बायस बन रहा है, लेकिन इस पर जवाब देना पड़ेगा। देखिए शिकायतें बहुत ज़्यादा, अब हम तो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में कि एक इलाके से उठाकर दूसरे इलाके में अब क्या ऐसा अथॉरिटीज़ कर रही हैं वही बता सकेंगे, लेकिन या किसी के पास शवाहिद हो तब वो बात कर सके, मगर जवाबदेही ज़रूर बनती है अथॉरिटीज़ की, क्योंकि पब्लिक जगह जगह ये शिकायतें कर रही है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी हेलो बताएं। हेलो आवाज़ आ रही है आपकी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी ट्रैफिक जाम जो लगा हो ट्रैफिक हिसाब होता है श्रीनगर में कैसा
अगर वो कैमरा ये हम लाग कम से कम इस वक्त ये बहुत बार मुश्किल तो पूरा टोटल बड़ा गायन और बात बड़ी जाम बीमार आज कहाँ आज बड़ मना कर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, कौन साहब कहां से? चलिए लाइन ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र जनाब, वालेकुम ठीक पे दुआ दुआ। सोफी जनाब की अर्ज करान जी सोफी साहब, अल्लाह ताला की सलामत से ठीक पे जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दाय खर्च माह रजब 7 इन वोल जनाब मजिद बुजुर्ग दो ये बोर्ड दो इंतजाम आशुन कुन जाय न हजरत बनना जनाब साहब सोरा या बाकी जाय पिंजोरा सो बाकी जाय गस मेहरबानी कर सफाई पावर लाइटिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाकी चीज ताकि लुक मनावन शबी महराज आराम से यहां गसन जनाब ये मेरे तो रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। बड़े दिन के हवाले से तैयारियां हुकूमती सतह पर होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को भी इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। सूफी साहब बता रहे थे कि अभी तक इकदामात मकामी सतह पर नहीं है, तैयारियां होनी चाहिए थी, दिन बिल्कुल करीब है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, आदाब सर, गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ वानबल से, रावलपुरा वानबल। जी जी आदाब, जी, बताएं। हमारे इधर 10 दिन से पानी की पाइप फटी हुई है, मेन पाइप। किस एरिया में? वो रावलपुरा वानबल। अच्छा, तो सर मैंने श्रीनगर वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा, वो आए नहीं लेकिन उन्होंने उधर ही कहा कि ये पाइप जो है चौडरा की है। फिर मैंने चौडरा वालों को फोन किया, वो आए तो वो कहने लगे ये पाइप श्रीनगर की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जब सुबह पानी जमता है ना तो स्कूटी पर को डेली 2-3 बंदे गिरते हैं। तो इसके बारे में आप, क्योंकि वो आके इसको ठीक नहीं कर रहे, आज से 10 दिन हो गए, डेली कोई ना कोई बेचारा स्कूटी पर। ये पीएचई डिवीजन किसका आता है? ये सर दोनों पाइपें आती हैं, श्रीनगर की पाइप भी उसके नीचे आती है और चौडरा वाली पाइप भी नीचे आती है। ये हमारा ऐसा हाल हो गया कि हम ना बड़गाम के साथ हैं ना श्रीनगर के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। ज़रूर डिप्टी कमिश्नर बडगाम और श्रीनगर दोनों देखें अपने अपने डिवीज़न में ये जो मुश्किलात हैं और शहरियों को तज़ब्ज़ुब में ना डालें, कौन कहाँ पर आता है और एक दूसरे पर ये उंगली उठाकर लोगों के मसाइल को इस वक्त दरकिनार करना या नज़रअंदाज करना, ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लास्ट 2 कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे। हेलो आसिफ साहब, गवर्नमेंट स्कूल्स का ये जो एनरोलमेंट कम हो रहा है और बंद हो रहे हैं, जिसपे आपने भी, गुलिस्तान ने भी बड़ा ही एक एफर्ट लगाया, स्टोरीज बनाई, हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीओ श्रीनगर ये बताएं कि अभी कल आपने मुझे, मैं सुहेल डार अर्ज कर रहा हूँ, आपने रिपोर्ट भेजी है एक इलाहीबाग में एक गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल है, उसको क्यों सीओ श्रीनगर डिफंक्ट करना चाहता है और एक प्राइवेट स्कूल को वहां पे रजिस्ट्रेशन दे दी है एट 0 डिस्टेंस। ये एक आप केस स्टडी ले लीजिए, यहाँ से शुरुआत करिए। हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पिछले साल आपने रजिस्ट्रेशन दे दी, क्यों दे दी? अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल वहां पे, आपको डिफंक्ट करना है उसको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ज़रूर सवालात तो हैं जो इंतज़ामिया के सामने हैं, मगर जवाब कौन देगा इसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स, आदाद शुमार, अब तो खुद हमारी रिपोर्ट से नहीं है, सरकार खुद रिपोर्ट्स में एतराफ़ कर रही है कि कमियां हैं विद इन सिस्टम, पूरे तंत्र के अंदर। लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो लास्ट कॉलर। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? उमर छुस कत करान ईदगाह पेटन। जी उमर साहब, वन कि बैरिकेड्स वगैरह चौकन मज जी ये R&B बनमुत टेक्निकल सैंक्शन दिमो टेक्निकल सैंक्शन कपर नी रोड कित बन चूत कित बन अत मज ट्रैफिक पुलिस कर बैरिकेड्स क्रिएट मज कर वत्थी बंद कुन सात अत पर्टिकुलर आर्डर कि इथे कन थवान। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इस पर जवाब ज़रूर अथॉरिटीज़ है, क्योंकि हमें भी इस बारे में नॉलेज नहीं। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बैरिकेडिंग कहीं पर लगती है तो क्या लिमिटेड पीरियड के लिए होती है या मुस्तकिल तौर पर उसको एक जगह सेट कर दिया जाता है? आवाजाही में परेशानी का सबब ये बनता है और मुख्तलिफ जगहों पर नकलो हमल इससे महदूद या मुतासिर हो जाती है। तो इस पर सवाल आया है शहरी का
कोई जवाब अथॉरिटीज़ दें ज़रा इस पर, उसके बाद बात करेंगे। चलते चलते ज़रा वादी कश्मीर या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से जो अपडेट इस वक्त मौसूल हो रहा है। श्रीनगर के अंदर 3.2 माइनस टेम्परेचर, रात का कम से कम दर्जा 3 के आसपास। काजीगुंड में भी, कुपवाड़ा 1.4, पहलगाम 6.4 माइनस में यहाँ पर भी, और गांदरबल के अंदर भी 2.5 के आसपास, लेकिन माइनस टेम्परेचर। चलिए, ये दर्जा हरारत के हवाले से बात थी, कहाँ पर क्या हुआ है। और बांडीपोरा में -2.0, बारामूला की बात करें शुमाली कश्मीर की तो -1.9, पुलवामा की जनूबी कश्मीर -4.3, बडगाम में -3.9 और शुपियाँ में -5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और आज दोपहर के बाद आप देखेंगे कि धूप खिलने के आसार है। ये दर्जा हरारत के हवाले से बात थी। और अब वक्त हो चला है 9:58 हुआ। चाहते हैं प्रोग्राम सलाम जेके यहीं पे इख्तिताम पजीर होना चाहता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी और आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहे।